हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस के अंत में दिए गए बुक एक्सरसाइजेस को, जिसमें पिछले पार्ट में हमने आंसर कर लिए थे फर्स्ट 7 क्वेश्चंस और अब इस पार्ट में हम आंसर करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस एक्सरसाइजेस पार्ट 2। तो जैसा कि हमें पता है, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के अंत में दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस, जिसमें से हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चंस को पिछले पार्ट में आंसर किया था। अब चलिए आंसर करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस, जो है क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्वेश्चंस भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, जिसमें पूछा गया है What are the differences between aerobic and anaerobic respiration? Name some organisms that use the anaerobic mode of respiration. तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, जिसमें पहले पार्ट में पूछा गया है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है उन ऑर्गेनिजम्स का नाम जो यूज करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड का ब्रेक डाउन करता है और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को यूज करके सिंथेसाइज करे जाते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स, यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो चलिए देखते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की उसमें कोई जरूरत नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज कंप्लीटली टूट जाता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, यानी कि ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं, और जो पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 38 एटीपीज बनते हैं। एटीपी के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये सेल की एनर्जी करेंसी होती है, यानी कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और टोटल 38 एटीपीज बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ही एटीपी बनते हैं। तो यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो लास्ट में प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट्स बनते हैं इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखा जाता है ईस्ट जैसे ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और बनता है लैक्टिक एसिड, जैसे कि हमारे मसल सेल्स में। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं एरोब्स, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं एनारोब्स, जैसे कि ईस्ट एंड बैक्टीरिया। तो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है उन ऑर्गेनिजम्स का नाम जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया एनारोब्स के एग्जाम्पल है ईस्ट एंड बैक्टीरिया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइन्ड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई कैसे डिजाइन करी गई है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, जिससे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को मैक्सिमाइज कर सके, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैक्सिमम हो सके। एल्वियोलाई के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। एल्वियोलाई लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि लंग्स के अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है।
अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैक्सिमम होता है। सो एल्वियोलाई आर थिन वॉल्ड। एल्वियोलाई की जो वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एल्वियोलाई की वॉल काफी थिन होती है और साथ ही एल्वियोलाई के अराउंड प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई के बीच में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकंड जो डिजाइन है एल्वियोलाई का वो ये है कि एल्वियोलाई एक बैलून या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्सपैंड होता है जब एयर आती है और डिफ्लेट हो जाता है यानी कि श्रिंक हो जाता है जब एयर लंग से बाहर जाती है। सो एल्वियोलाई एक बैलून या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैक्सिमम होता है। हमें इसमें एक पॉइंट याद रखना होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सो यहाँ पर एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैक्सिमम होता है क्योंकि एल्वियोलाई का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज। हीमोग्लोबिन की कमी से, डेफिशिएंसी से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो जैसा कि हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में समझा था, हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, यानी कि ये वो पिगमेंट है जो गैसेस को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। इसीलिए रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन एक रेड कलर पिगमेंट है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या होगा अगर हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम हो जाए, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए। चलिए देखते हैं मैंने यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है। हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से, कमी से, जिसको अनीमिया भी बोलते हैं, जब भी किसी पर्सन की बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं अनीमिया, यानी कि खून की कमी। तो जब हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। ये बात हम ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो भी बहुत स्लो बनेगी, बहुत स्लो हो जाएगी। ये बात हमें पता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि हमारी बॉडी के सेल्स ऑक्सीजन की मदद से फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होगा तो बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन भी ढंग से नहीं होगी और उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, जिसकी वजह से जो अनेमिक पर्सन है यानी कि जिसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है वो बीमार रहेगा और साथ ही फटीग फील करेगा, यानी कि हमेशा थका हुआ फील करेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में पूछा गया है ह्यूमन बींग्स के अंदर डबल सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करना है, और उसके बाद सेकेंड पार्ट में पूछा गया है डबल सर्कुलेशन क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं डबल सर्कुलेशन को। सो डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है जब हार्ट से ब्लड दो बार सर्कुलेट होता है एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल या फिर एक कंप्लीट हार्ट बीट के दौरान। तो डबल सर्कुलेशन के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। डबल सर्कुलेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हार्ट से दो बार ब्लड सर्कुलेट होता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम तक पहुंचाया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसको राइट एट्रियम तक पहुंचाकर आगे पास ऑन कर देते हैं राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है लंग्स तक जहां पर ऑक्सीजनेशन होती है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद
जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको लंग से पहुंचाया जाता है लेफ्ट एट्रियम तक, जहां से लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है आगे पास ऑन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट में। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, और इस तरह से जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार सर्कुलेट होता है, यानी कि एक बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। तो आई होप अब आपको डबल सर्कुलेशन हमें कैसे डिस्क्राइब करना है आंसर में वो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसमें पूछा गया है डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बींग्स के लिए क्यों जरूरी है। सो डबल सर्कुलेशन हमारे लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखता है, जिससे हमारी बॉडी के हर एक सेल को एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि हमारे बॉडी के हर एक सेल तक एक गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंचता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। और साथ ही जो डबल सर्कुलेशन है वो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट को हाई रखता है, जिस वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। What are the differences between the transport of materials in xylem and phloem? Xylem और phloem में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं मैंने आंसर में क्या लिखा है। तो एक तरफ मैंने जाइलम के बारे में लिखा है और दूसरी तरफ मैंने लिखा है फ्लोएम के बारे में। जाइलम प्लांट में करता है वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक, और जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीफ से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक, और इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। जाइलम जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि रूट से प्लांट के अपर पार्ट्स तक, लेकिन जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है दोनों डायरेक्शंस में, यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसमें एटीपी की जरूरत नहीं होती, एनर्जी की जरूरत नहीं होती, लेकिन फ्लोएम में जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है एनर्जी की मदद से, यानी कि उसमें एटीपी यूज होती है। सो ये 3 डिफरेंसेस हैं जाइलम और फ्लोएम के ट्रांसपोर्टेशन में। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। इस क्वेश्चन में हमें एल्वियोलाई और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंगली डिफरेंसेस बताने हैं। सो एल्वियोलाई के बारे में हमें पता है ये प्रेजेंट होते हैं लंग्स में और नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किडनीज में। अब चलिए देखते हैं इनके बीच के डिफरेंसेस को। एल्वियोलाई लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है और जो नेफ्रॉन है वो होती है किडनी की फंक्शनल यूनिट, यानी कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, और एल्वियोलाई लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने का काम करती है। एल्वियोलाई हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में और नेफ्रॉन हेल्प करते हैं ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में। एल्वियोलाई अराउंड 300 मिलियन होते हैं दोनों लंग्स में, लेकिन जो नेफ्रॉन होते हैं उनका नंबर कंपैरिजन में बहुत कम होता है और वो है अराउंड 1 मिलियन इन ईच किडनी। नेक्स्ट डिफरेंस है एल्वियोलाई का सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है जिससे गैसियस एक्सचेंज मैक्सिमम होता है, लेकिन जो नेफ्रॉन्स का सरफेस एरिया है वो इतना नहीं होता। एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में, और नेफ्रॉन्स में जो ब्लड है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस वाटर और सॉल्ट होता है वो फिल्टर होता है ब्लड से नेफ्रॉन के अंदर। तो ये तो थे 5 डिफरेंसेस एल्वियोलाई और नेफ्रॉन के बीच में, और इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन और लाइफ प्रोसेसेस की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और साथ ही चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस भी कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।